बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। गांव किसान की एक नई कड़ी में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारा ये कार्यक्रम जरिया है आप तक खेती किसानी और पशुपालन से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां पहुंचाने का, और साथ ही इसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे कामयाब किसान से भी, ताकि आप उनसे प्रेरित हो सके। तो आइए आज के हमारे इस अंक की हम शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों बहनों, जलवायु परिवर्तन अब सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। हमें जीवन को बनाए रखना है तो अब धरती को सुरक्षित करना होगा, और अगर हम अभी भी नहीं चेते तो परिणाम काफी दुख भरे हो सकते हैं। तो आइए इसी के संदर्भ में आपको जानकारी देते हैं हमारे सेगमेंट खेती किसानी में। इस भीषण गर्मी में आसमान को तकती हमारी निगाहें अमृत तुल्य बारिश का इंतजार कर रही है, जिसमें गर्मी से राहत मिल सके। पिछले कुछ सालों में लगातार तापमान में इजाफा देखा जा रहा है। इस साल यानी 2022 में पिछले 12 सालों के मुकाबले ज्यादा गर्म हवाएं चली, जिसमें 54% हीट वेव केवल 5 राज्यों में चली है, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश सबसे आगे है। इसके पीछे कई कारण है, और सबसे बड़ी वजह है तेजी से वन क्षेत्रों का कम होना। आंकड़ों की माने तो पिछले 5 सालों में 0.5% ही हरियाली में इजाफा हुआ है, जिसमें हमें तेजी लाना बेहद जरूरी है। इसके अलावा प्लास्टिक एक बड़ी समस्या बनकर उभर रहा है, जो मिट्टी, पानी और हवा को प्रदूषित कर रहा है। हालांकि हम प्लास्टिक प्रबंधन पर काफी जोर दे रहे हैं, लेकिन तकरीबन 12% प्लास्टिक ही रिसाइकिल हो पा रहा है। इन सारी वजहों से तापमान में जो इजाफा हो रहा है, उसका सीधा असर फसलों पर पड़ रहा है। इस साल बड़े तापमान के कारण गेहूं के उत्पादन में कमी आई है। इस कमी को देखते हुए सरकार ने गेहूं निर्यात पर फिलहाल रोक लगा दी है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार अहम कदम उठा रही है। किसानों को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है कि वो खेती में नुकसान की आशंकाओं को कम कैसे करें। देखिए, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव मानव स्वास्थ्य के अलावा केवल मानव स्वास्थ्य पर ही नहीं, बल्कि धरती पर, खेती पर, खेती से जुड़े जितने भी देश हैं, जिनकी इकोनॉमी है वो कृषि से संबंधित है, कृषि पर निर्भर है, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या वो कृषि से ही अपना जीवन पालन कर रही है, उन पर इसका असर बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है और बहुत अधिक रूप से पड़ने लगा है। पिछले 4-5 साल से हम किसानों को इस बारे में जो है प्रशिक्षित कर रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन से होने वाले प्रभावों से बचने के लिए किस तरह के उपाय करना शुरू कर दें। उसके लिए मिट्टी को बचाना ज़रूरी है, मिट्टी की बायोडाइवर्सिटी को, जैव विविधता को बचाना बहुत आवश्यक है, और इसमें रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, पुनर्योजी कृषि, प्राकृतिक खेती, ऐसे जितने भी तमाम विविध तरीके हैं खेती के, जिससे कि मिट्टी का स्वास्थ्य बनाया जा सके, वो तरीके किसानों को इस्तेमाल करने होंगे। नहीं तो इसका जो है बहुत अधिक प्रभाव जो है वो इकोनॉमी पर पड़ने वाला है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उससे कहीं ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण फूड हो गया है, भोजन सबके लिए आवश्यक है। हमारे देश के कृषि वैज्ञानिक अब इन प्रयासों में लगे हुए हैं कि किस तरह से भविष्य में इन समस्याओं से निपटा जाए। हालांकि कुछ हद तक प्राकृतिक खेती अपनाकर भी परेशानियों से बचा जा सकता है। इस बार जो गर्मी पड़ी है और तापमान में जो अंतर आया है थोड़े समय के लिए, उसी से जो है गेहूं में जो पिछले 3 साल पहले जो वैज्ञानिकों ने अपना वो दिया था कि मॉडलिंग के बेसिस पे कि गेहूं में लगभग 5 से 10% उसमें यील्ड की कमी होगी, उपज की कमी होगी प्रति एकड़, अगर जो है तापमान में अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड भी जो है वो बढ़ोतरी हुई तो। किंतु इस बार उदाहरण हमारे सामने है, हमारे हरियाणा के और उत्तर प्रदेश के तमाम लाखों किसान जो कि
ख़ास तौर पर, और मध्य प्रदेश के किसान जहाँ गेहूं जो है वो मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे प्रदेशों में बोया जाता है, वहाँ जहाँ 25 से 30 क्विंटल पर हेक्टेयर जहाँ पे उपज होती थी अच्छी वैरायटीज़ की, उनकी उपज जो है वो 17 से 18 क्विंटल तक पहुँच गई। तो इससे न केवल सरकार को जो है वो गेहूं पे जो एक्सपोर्ट निर्यात का जो निर्णय लिया गया था तुरंत बैन लगाना पड़ा। दुनिया भर के बुद्धिजीवी इस समस्या के समाधान में लगे हुए हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से बढ़ता प्रदूषण न केवल लोगों के स्वास्थ्य पर सीधा असर डाल रहा है, बल्कि खेतों में पैदा हो रही फसलें भी इनसे प्रभावित हो रही है। सामान्यतः तापमान के हर 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने पर भारत में 6000 किलो गेहूं का उत्पादन कम हो सकता है। इसीलिए इसके समाधान की शुरुआत हमें आज और अभी से शुरू करनी होगी, ताकि हमारा कल सुरक्षित हो सके। तो ये था सेगमेंट खेती किसानी। इसी के साथ बता दें कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। खेती की उन्नत तकनीक हो या हो नवाचार, आधुनिक पशुपालन हो या दूध की बहती धार, बात सफल किसानों की या नए कृषि व्यवहार, 5 दशक का साथी, 5 दशक का अपनापन। कृषि दर्शन सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब देश के लगभग हर हिस्से में बरसात हो रही है। इस सिलसिले की शुरुआत हो चुकी है, मानसून दस्तक दे चुका है। ऐसे में हमारे पशुपालकों का दायित्व थोड़ा बढ़ जाता है। अब उन्हें अपने पशुओं की ज्यादा देखभाल करनी है। किस तरह से आप प्रबंधन कर सकते हैं जिससे आपके पशु स्वस्थ बने रहें, आइए आपको जानकारी देते हैं हमारे सेगमेंट हमारा पशुधन में। पशुपालन अपने आप में काफी संजीदा व्यवसाय है। इसमें पशु को हर मौसम में सुरक्षा तो देनी ही होती है, साथ ही मौसम के हिसाब से उनके आहार में भी परिवर्तन करना होता है। ये छोटे छोटे प्रयास पशु को सेहतमंद बनाए रखने में मदद करते हैं। इस समय गर्मी का मौसम खत्म होने को है और बारिश का मौसम दस्तक देने वाला है। ऐसे में पशुपालकों को चाहिए कि वो बरसात शुरू होने से पहले पशुओं को बाह्य परजीवियों जैसे किल्ली, जू, चीचड़ी से सुरक्षा दें। इसके लिए क्या कदम उठाएं, जानते हैं चिकित्सक की राय। भाइयों, आप जानते हो कि अभी बरसात का मौसम आने वाला है, तो इसमें सबसे ज़्यादा शिकायत रहती है किसानों को चिचड़ियों की। और चिचड़ियों का इलाज जो है वो एक चिचड़ियाँ जो मानी जाती हैं मैनेजमेंटल डिजीज़ है, और चिचड़ियों का इलाज जब किसान भाइयों को करना होता है तो उसमें किसान भाइयों को हमेशा ध्यान रखना है कि ये चिचड़ियों का जो एक लाइफ साइकिल होता है वो 4 हफ्ते का होता है। तो 4 हफ्ते में ही उसका इलाज ज़रूरी है, क्योंकि किसान भाई क्या करते हैं कि जैसे आज चिचड़ी आई है तो उस समय वो उसका इलाज करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं, दवाई लेने के बाद वो भूल जाते हैं। तो क्योंकि क्या होता है कि जैसे ही 1 हफ्ते में आप दवाई लेंगे तो उस टाइम पे जो अडल्ट चिचड़ियाँ हैं जो बड़ी हैं वो मर जाएंगी, लेकिन जो उनके जो अंडे हैं वो रह जाएंगे। तो उससे क्या होगा, वो अगले हफ्ते में फिर से वो हैच होकर वो नई चिचड़ियों का रूप लेंगे। और ये जो साइकिल है, कम से कम किसान भाइयों को जो चिचड़ी का टीका है या दवाई है वो उनको 1 हफ्ते के बाद रिपीट करनी होती है, और टोटल 4 हफ्ते का एक साइकिल जो है वो कंप्लीट करना है। तो इसीलिए आपने किसान भाइयों हमेशा ध्यान रखना है कि चिचड़ियों के जो इलाज है उसका इलाज के लिए आपको पूरा 1 महीने का जो इसमें एक हफ्ते का अंतराल है उसमें इलाज करवाना है। और ना कि सिर्फ इतना ही, आप जैसे कि मैंने कहा ये एक मैनेजमेंटल प्रॉब्लम है, तो इसमें आपने क्या करना है कि जब आप चिचड़ियों का इलाज कर रहे हैं उस समय पे जो आपने हमेशा ध्यान रखना है जो आपका शेड है, उसका जो फर्श है, उसकी सतह पे कहीं सुराख वराख ना हो, ताकि जो अंडे हैं वो चिचड़ियाँ अगर गिरेंगी तो वो वहाँ उस सुराखों के बीच में ना घुस जाएं उस समय। और फर्श को आप पोटाशियम परमैंगनेट या कॉपर सल्फेट का घोल बना के पानी में उससे आप साफ़ कर सकते हैं।
और आपने एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि जब मौसम में नमी ज़्यादा रहेगी तो उस समय में आपने अपने शेड में कुछ जैसे कूलर या इस चीज़ का इस्तेमाल करना है और वेंटिलेशन को आपने प्रॉपर रखना है ताकि चिचड़ियाँ जो हैं वो पनप ना पाएँ। और जो मल मूत्र का रिसाव है उसको आपने ध्यान से रखना है और मल मूत्र का निकास जो है वो पूरी प्रॉपर तरीके से होना चाहिए ताकि चिचड़ियाँ जो हैं वो पनप ना पाएँ। और बरसात में आपने सबसे ज़्यादा अपने शेड को साफ़ सुथरा रखना है और हो सके तो आप डेली अपने शेड की सफाई करें क्योंकि सफाई से बहुत सारी बीमारियों को हम रोकथाम कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम बरसात में दूसरी बीमारी की थनैला। बरसात के मौसम में दुधारू पशुओं को थनैला रोग होने की आशंका भी बनी रहती है। जैसा कि इसका नाम है, इसका सीधा संबंध पशु के थन से है। थनैला रोग एक संक्रामक रोग है और एक पशु से दूसरे पशु में फैलता है। इस रोग के फैलने का प्रमुख कारण है साफ सफाई का अच्छी तरह से नहीं होना। इसके लिए अनियमित तौर पर दूध दोहने और गंदे हाथों से दूध दोहने की वजह से भी पशुओं में थनैला रोग हो जाता है। किसी संक्रमित पशु के संपर्क में आने से भी ये रोग होने की आशंका रहती है। इस रोग से बचाव के लिए क्या करें पशुपालक, जान लेते हैं विशेषज्ञ की सलाह। थनैला में हम अक्सर देखते हैं कि किसान जो है वो पहचान नहीं पाता। सबसे पहले किसान को देखना होता है कि उसके जो पल्ला है, जो थन है, वो हल्का हल्का जब दूध निकाल रहा होता है उस समय हल्का हल्का गर्म रहता है, तो उससे हमें पता लगता है कि थनैला की शुरुआत जो है वो हो रही है। क्योंकि ये एक इन्वायरमेंटल और मैनेजमेंटल डिजीज़ है, तो इसमें भी आपको रख रखाव जो है वो आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए। साफ़ सफाई जो है वो शेड की आपने बहुत अच्छे से करनी है ताकि थनैला जैसे रोग ना हो। और आपने ध्यान रखना है कि जब आप गाय का दूध निकाल रहे हैं तो उससे पहले चारा ना खिलाएं ताकि उसके बाद चारा खिलाएं। इससे क्या होगा कि पशु जो है वो खड़ा रहेगा और थन जो है, थन की जो नली है वो ज़मीन के कांटेक्ट में नहीं आएगी, जिससे जीवाणु जो है वो थन की नली में घुस नहीं पाएंगे और आगे इन्फेक्शन नहीं हो पाएगा। और आपने एक और चीज़ का ध्यान रखना है, थनैला को रोकने के लिए हमेशा लाल दवाई का यूज़ करें जिसे पोटाशियम परमैंगनेट कहते हैं। और पोटाशियम परमैंगनेट का घोल बना के आप दूध निकालने से पहले आप थनों को धो लें और फिर दूध निकालने के बाद भी आप उसे एक डिप कर सकते हैं। तो किसान भाई क्या करें कि जब आप लाल दवाई का यूज़ करें तो एक मग में आप उसे घोल बना लें और 1 लीटर पानी में, और थन को आप डिप कर सकते हैं उस लाल दवाई के घोल में। और ये प्रक्रिया जो है आपने दूध निकालने से पहले और दूध निकालने के बाद करनी है। और ना कि सिर्फ इतना ही, आपने जब दूध निकालना है उस समय भी आपने अपने हाथ धोने हैं, और जब दूध निकालने से पहले और दूध निकालने के बाद दोनों समय पे आपके हाथ धोने बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि कुछ बीमारियां दूध से फैलती हैं, तो वो आप तक भी नहीं आ पाएंगे। मॉनसून के आने से पहले पशुओं के लिए डीवॉर्मिंग कितनी जरूरी है, साथ ही इस समय किन बीमारियों से बचाव के टीके लगवाएं, जान लेते हैं। किसान भाइयों, आप हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे ही बरसात आ रही हो उस समय जानवर की डीवर्मिंग, जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं, वो बहुत ज़रूरी हैं। डीवर्मिंग मानसून से पहले और मानसून के बाद अनिवार्य है, और इसीलिए इस से आप ना चूकें। आप हमेशा टाइमली अपने जानवरों की डीवर्मिंग करें ताकि इससे जानवर की जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता है वो बढ़ जाती है, और बाकी कई अन्य रोगों से जानवर को मुक्ति मिल जाती है। और आपने हमेशा ध्यान रखना है कि जब बरसात आ रही हो उससे पहले आप FMD का टीका करवा लें, गलघोटू का टीका करवा लें, BKO ब्लैक वाटर का टीका करवा लें। ये टीकाकरण आप ज़रूर करवाएं मानसून से पहले, क्योंकि बरसात में हम देखते हैं कि नमी होती है, तो नमी के कारण बहुत से जीवाणु के पनपने का बहुत से जीवाणु जो हैं वो पैदा होने लग पड़ते हैं। तो इसलिए आपने उन चीज़ों में इन मौसम में आपने खासकर से ध्यान रखना है कि अपने जो शेड है उसकी साफ़ सफाई हो, वेंटिलेशन प्रॉपरली हो, हवादार हो, और सूरज की जो धूप है वो प्रॉपर मात्रा में पूरे आपके जानवर को मिले। इस तरह पशुपालक कुछ बातों का ध्यान रखकर बरसात के मौसम में पशुओं को रोगों से तो बचा ही सकते हैं, साथ ही उनसे भरपूर उत्पादन भी ले सकते हैं।
दिखाते हैं इस माह का पशुपालक कैलेंडर, ताकि आप उसके अनुसार सही तरह से प्रबंधन कर सके, अपने पशुओं की सही तरह से देखभाल कर सके। बारिश के मौसम को देखते हुए पशुशाला में साफ सफाई रखें और पशुओं को बीमारी से बचाने के उपाय करें। इस माह में अतः परजीवी व बाह्य परजीवी के प्रकोप की आशंका रहती है, इसलिए पशु को रोगों से बचाएं। खुरपका, मुंहपका यानी FMD, गलघोटू यानी HS, लंगड़ा बुखार, BQ जैसे जरूरी टीके पशु को लगवाएं। इस माह में भैंसों का बयान शुरू हो जाता है, अतः प्रजनन संबंधी सावधानी के साथ नवजात को सुरक्षा दें। पैदा होने के साथ बच्चे के नाल को करीब 1.5 से 2 इंच पर धागे से बांधे व टिंचर व आयोडीन लगाना चाहिए। इस माह में दूध उत्पादन सही बनाए रखने के लिए पशु को खनिज लवण की मात्रा चिकित्सक की सलाह पर दें। इस समय बारिश से उगे हरे चारे को सीधे पशु को ना दें, ये पशु के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ये चारा फसल मक्का की दूसरी फसल लेने का सही समय है। 25 से 30 किलो बीज प्रति एकड़ प्रयोग करें। इस समय पशुपालक संतुलित पशु आहार के लिए मक्का, बाजरा, लोबिया एवं ज्वार की बुआई करें। तो ये था सेगमेंट हमारा पशुधन। इसी के साथ बता दें कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आपका हिम्मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम गांव किसान, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। पर्यावरण होगा सुरक्षित, मिट्टी में पड़ेगी जान, पैसों की भी होगी बचत। जब प्राकृतिक खेती करेंगे आप। देखिए दूरदर्शन किसान पर कार्यक्रम विचार विमर्श, मुनाफा देती प्राकृतिक खेती, 16 जुलाई शनिवार रात 10 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। हमारे देश में गाय को माता कहा जाता है, और कहें भी क्यों ना, डॉक्टर्स भी तो बच्चे को गाय का दूध पिलाने की ही सलाह देते हैं। ऐसे में जरूरी है कि गाय के संरक्षण के लिए कार्य किए जाएं, और ऐसा ही कुछ कर रहे हैं आज के हमारे युवा उद्यमी। आइए उनसे मुलाकात करते हैं हमारे सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तान में। भारत की युवा पीढ़ी उच्च शिक्षा लेने के बाद नौकरी की तलाश में नहीं भटक रही, बल्कि ऐसे कदम उठा रही है जिससे और युवाओं को अपने कारवां में शामिल कर सके। युवाओं की आधुनिक सोच अब नया भारत गढ़ रहा है, जिसमें उनके छोटे छोटे प्रयास देश को और सशक्त बना रहे हैं। हमारे आज के युवा उद्यमी भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। गाजियाबाद के रहने वाले असीम सिंह रावत ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर करीब 15 साल तक अपनी सेवाएं देने के बाद खुद का स्टार्टअप शुरू किया, जिसमें वो भारतीय गौवंश को संरक्षण दे रहे हैं और गाय के दूध व गोबर से कई तरह के उत्पाद भी बना रहे हैं। इस समय उनके पास करीब 1000 गायें हैं, जिनमें ऐसी गायें भी शामिल है जो दूध देने में सक्षम नहीं है, लेकिन असीम उन गायों की भी सेवा कर रहे हैं। बाय एजुकेशन मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। लगभग 15 साल का सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, और उसके बाद मैंने हेता स्टार्ट करी 2 गायों से, 2 लोगों से ये जर्नी स्टार्ट हुई, और अब 80 हेड स्ट्रॉन्ग हैं, 3 लोकेशन से ऑपरेट करते हैं। 1000 के आसपास भारतीय गौवंश है, और लगभग 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हम लोग इस समय बना रहे हैं। देसी गाय के दूध से, गौमूत्र से, गोबर से। संस्था का मिशन ये है कि 1000 गौवंश, जिसमें बूढ़ी गाय भी हैं, बछड़े भी हैं, मिल्किंग काउस भी हैं, ये सभी को हम अच्छे से पाल सकें एंड टू एंड विदाउट एनी डोनेशंस। और उसका तरीका सिर्फ यही है कि आप प्रोडक्ट्स बनाइए, प्रोडक्ट्स को अच्छे से पैकेज करिए, उनकी क्वालिटी पर ध्यान दीजिए और उनको वर्ल्ड वाइड सेल करिए। प्रोडक्ट्स में हम लोग बेसिकली दूध से बने प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो दूध एक मेन चीज़ है, उसमें खोया हो गया, पनीर हो गया, आपके लड्डू हो गए, घी हो गया, आपका मक्खन हो गया। फिर गौमूत्र पे आ जाते हैं। तो गौमूत्र से बहुत सारे प्रोडक्ट संस्था बनाती है। इसमें बहुत तरह के अर्क हो गए। ये ध्यान रखना है कि गौमूत्र से जब भी आप प्रोडक्ट्स बनाएं तो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, और आपके पास आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस होना ज़रूरी है, तभी आप उसको सेल कर सकते हैं, क्योंकि एक मेडिसिन है और मेडिसिन को मेडिसिन के तरह ही यूज़ किया जाना चाहिए।
अर्क के अलावा पंचगव्य बहुत सारी मेडिसिन बनाती हैं, जैसे हेयर ऑयल हो गया, सोप्स हो गए, शैम्पूज हो गए, ये भी आयुर्वेद से डिराइव्ड हैं, पंचगव्य से डिराइव्ड हैं। जो भी काउ रिलेटेड चीज़ें हैं वो संस्था बनाती है। गोबर से भी लगभग 10 से 15 उत्पाद संस्था बनाती है, जैसे मूर्तियाँ हो गई, उपले हो गए, जीवामृत हो गया। गौ आधारित कृषि भी हम लोग करते हैं हेता नंदीशाला बुलंदशहर में। वहाँ पर 5-6 तरह के मिलेट्स उगा लेते हैं, राइस है, वीट है, लकड़ी बना लेते हैं, गोबर की उपले बना लेते हैं। और हेता उत्तराखंड में हम लोग बद्री गायों पे काम करते हैं, वहाँ पर भी पंचगव्य कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं और बद्री गाय का घी, छाछ ये आदि भी वहाँ पर मैन्युफैक्चर होती हैं। तो ओवरऑल 3 लोकेशंस हैं संस्था की इस समय, जैसे आज मैं बात कर रहा हूँ आपको 2022 में। हेता गाजियाबाद है, हेता उत्तराखंड है, हेता बुलंदशहर है जी। मात्र 2 लोगों से शुरू की गई उनकी ये कंपनी आज 80 लोगों के पार तक पहुंच गई है। वो बताते हैं कि गायों को लेकर लोगों में जो भ्रांतियां थी वो उन्हें तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि भारत की गाय इतनी निर्बल नहीं हो सकती है जो पशुपालक को मुनाफा ना दिला सके, बल्कि भारतीय गौवंश अपने साथ पशुपालक के पूरे परिवार का पोषण करने में सक्षम होती है। इसी मिथक को तोड़ने के लिए असीम ने अपना हेता डेयरी फार्म शुरू किया, जिसमें ज्यादातर वे गायें हैं जो दूध देने में सक्षम नहीं है। लेकिन असीम मुनाफे के लिए गौ पालन नहीं करते, बल्कि गौवंश की रक्षा के लिए ये कदम उठा रहे हैं। उनके यहाँ दूध, गोबर व गौमूत्र से करीब 100 तरह के उत्पाद तैयार किए जाते हैं। उनके प्लांट में बनने वाले उत्पाद पर्यावरण के हिसाब से भी बेहतर है और हमारे स्वास्थ्य के हिसाब से भी। इस समय वो अलग अलग नस्ल की गाय का दूध, नस्ल के हिसाब से कई तरह का घी, पनीर, खोया, मक्खन, च्यवनप्राश, शहद, दलिया, आटा, बासमती चावल, पंचगव्य से बनी दवाएं, हेयर ऑयल, गोबर से बने कई तरह के उत्पाद बना रहे हैं। उनके ये उत्पाद ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। इसके लिए असीम सोशल मीडिया का बखूबी इस्तेमाल करते हैं। असीम के स्टार्टअप की एक और अच्छी बात है और वो ये है कि वो फार्म में पल रही नंदियों पर भी खास ध्यान देते हैं, जिनके लिए असीम ने हेता नंदीशाला खोल रखी है। असीम अपने पशुओं को देने वाला चारा भी खुद ही उगाते हैं, जिसमें मोटे अनाज भी शामिल है। असीम के ये प्रयास उन युवाओं के लिए बेहतर उदाहरण है जो कृषि और पशुपालन को कम आंकते हैं और शहरों का रुख करते हैं। तो ये थे हमारे आज के युवा उद्यमी। उम्मीद करते हैं कि इनसे आप जरूर प्रेरित हुए होंगे। और इसी के साथ बता दें आज के अंक में भी बस इतना है। उम्मीद है कि आज के अंक में दी गई जानकारियां आपके लिए जरूर लाभकारी साबित होंगी। एक विशेष जानकारी आप तक और पहुंचा दें, दोबारा हमारा ये कार्यक्रम देखना है आपको तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा आप पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। तो इसी के साथ किसान भाइयों बहनों आज के लिए इतना ही। अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन
बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। संपत्तियों के मालिकाना हक के लिए गांव में मकानों की पैमाइश के लिए सरकार चला रही है स्वामित्व योजना। क्या है इसके लाभ, कहां तक पहुंचा काम? देखिए दूरदर्शन किसान पर सरकार आपके साथ 16 जुलाई शनिवार रात 9 बजे। अगर संगीत से है आपको प्यार तो खत्म होने वाला है आपका इंतजार। सुरों की अनगिनत रंगों को लेकर दूरदर्शन नेशनल पर जल्द आ रहा है रॉक फ्यूजन, एक ऐसा म्यूजिकल बैंड शो जिसमें पूरे देश से म्यूजिकल बैंड्स हिस्सा ले सकते हैं और दिखा सकते हैं अपने मौलिक संगीत का जादू। अगर है आप में संगीत के प्रति जोश और जुनून तो भाग लेने के लिए जल्द भेजें अपने म्यूजिक बैंड डिटेल्स और परफॉर्मेंस क्लिप्स हमारी ईमेल आईडी ddrockfusion@gmail.com पर। रॉक फ्यूजन, सुरों का काफिला। खेती की उन्नत तकनीक हो या हो नवाचार, आधुनिक पशुपालन हो या दूध की बहती धार, बात सफल किसानों की या नए कृषि व्यवहार, 5 दशक का साथी, 5 दशक का अपनापन। कृषि दर्शन सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।